Hello students, welcome back to my channel Biological with Kuchbu, and today we are going to discuss the most important and interesting part of this chapter, that is mitochondria. Right, so mitochondria जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और सेल ऑर्गेनल है. राइट, डबल मेम्ब्रेन, ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है. इसका मतलब ये है कि ये जो सेल ऑर्गेनल है इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं. राइट, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, जिन्होंने इन्हें देखा था, उनका नाम था अल्बर्ट वॉन कोलेकर. सो इट वाज सीन बाय एंड डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट वॉन कोलेकर इन 1857. तो 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलेकर ने इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था एंड सबसे पहले इन्होंने इसे देखा था. फिर बाद में इसको जो टर्म दिया था, जो नाम दिया था, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. इट वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड बेंडा, नेम्ड बाय बेंडा. राइट, एंड इसका एक और नाम है, दैट इज बायोब्लास्ट. इसे बायोब्लास्ट भी कहा जाता है. एंड दिस वाज गिवन बाय रिचर्ड अल्टमैन. बायोब्लास्ट जो नाम दिया था, दैट वाज गिवन बाय रिचर्ड अल्टमैन. ओके, सो यहाँ पे हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में क्या पढ़ा था, दैट इज इसका जो डिस्कवरी की थी वो किन्होंने की थी, अल्बर्ट वॉन कोलेकर ने 1857 में. इसका नाम इसका जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, दैट वाज गिवन बाय बेंडा. एंड जो बायोब्लास्ट जो दूसरा नाम है इसका, वो टर्म दिया था बाय रिचर्ड अल्टमैन इन 1886. ठीक है. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल में पाया जाता है. सो इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है. Along with that, it is known as the powerhouse of the cell or storage battery of the cell. और storage battery of the cell. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, उसके साथ साथ इसे हम स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल भी कहते हैं. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लूरल टर्म है. कई सारे माइटोकॉन्ड्रियन मिलके माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, लेकिन इसका जो सिंगुलर टर्म है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन. ठीक है, तो हम सिंगुलर को क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. एंड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज इट इज़ नॉट फाउंड इन मैमेलियन आरबीसी. ये प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स की जो आरबीसीज होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता. सो इट इज़ नॉट फाउंड इन mammalian RBC. RBC is nothing but red blood cells, that is the blood component of our body. राइट, सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रो पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, हाउ द स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड. सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. So we all know that mitochondria is a double membraned structure, right? So we are going to draw the double membraned structure. You can it is a rod shaped structure, so you have to draw it in a rod shape. ठीक है,
ये एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम रॉड शेप में ड्रॉ करेंगे। एंड ये डबल मेम्ब्रेन है, तो हमने जो अभी ड्रॉ किया है दैट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ प्लेन एंड सिंपल, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में कई सारे पोरेंस होते हैं। पोरेंस इन द सेंस कुछ ऐसी ओपनिंग्स जो मटेरियल्स को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर और अंदर शेयर करने में, एक्सचेंज करने में हेल्प कर सके। सो दे कंटेन पोरेंस, ठीक है। अब जो हम इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, इट कंटेन टू मेम्ब्रेन, दैट इज इट हैज़ टू मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो इनर मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली फोल्डेड है, राइट, फॉर्मिंग ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। ये जो हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्लेन और सिंपल है, और जो इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर का मेम्ब्रेन है, इट इज़ हाईली फोल्डेड फॉर्मिंग ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे। दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। नाउ क्रिस्टे जो है हाईली फोल्डेड, मतलब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये हाईली फोल्डेड क्यों रहता है, इसका रीज़न क्या है हाईली फोल्डेड का, दैट इज़ क्योंकि ये जो ATP फॉर्मेशन का, वी ऑल नो दैट इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एनर्जी फॉर्मेशन का होता है, राइट, that too in the form of ATP. It store energy in the form of ATP. Store energy in the form of ATP. Now let us see what is ATP. ATP is nothing but adenosine triphosphate, ठीक है, इट इज़ नोन एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो क्रिस्टे होते हैं इनके ऊपर कई सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, या फिर उन्हें हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हर क्रिस्टे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये हाईली फोल्डेड इसलिए होता है क्योंकि ये उसका सरफेस एरिया, जो ATP फॉर्मेशन का जो एरिया है उसके सरफेस एरिया को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। लाइक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ, अगर आप स्कूल से घर सीधा जा रहे हो तो इट विल टेक वेरी लेस टाइम, साथ के साथ जो डिस्टेंस होगा वो भी बहुत कम होगा, एरिया बहुत कम कवर होगा। लेकिन अगर आप वहीं उसी स्कूल से अपने घर के लिए घूम फिर के जाओगे तो आपका एरिया बहुत ज़्यादा कवर होगा और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। सो इन द सेम वे जो इनर मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड रहता है, so that it can increase the surface area of ATP synthesis, right? and ये जो ऑक्सीजोम्स हैं, जो यहाँ पे ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट हैं और इन्हें हम F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजोम्स या F0 F1 पार्टिकल्स हैं इसका मेन फंक्शन होता है ATP सिंथेसिस का, राइट। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ATP सिंथेसिस का। तो जितना ज़्यादा एरिया कवर होगा, जितनी ज़्यादा ATP सिंथेसाइज होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होगी, राइट। नाउ ये जो ATP है इसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। इसे एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है, बिकॉज जिस तरीके से जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं और कुछ सामान या कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम अपने कॉइन्स या फिर यू कैन से अपने मनी जो है वो खर्च करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जब हमारी ATP ब्रेक होती जाती है, व्हाट डू यू मीन बाई ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं
दे आर अटैच्ड विद ए बॉन्ड। जब भी वो बॉन्ड ब्रेक होता है, जब जब एक एक फॉस्फेट ब्रेक होता है, जब जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए इसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्योंकि ये स्टोर एटीपी के फॉर्म में रहता है। लेकिन जब जब एटीपी ब्रेक होता है उस टाइम पे सेल को एनर्जी प्रोवाइड होती है, इसीलिए हम एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस। वाई डू वी कॉल इट एज सेमी ऑटोनोमस? ऐसा मतलब क्यों कहा गया है? इट्स बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका खुद का डीएनए होता है, खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि जनरली प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती हैं। राइट, उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के बाद जो आपको यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड सैक नज़र आ रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जो फ्लूइड फिल्ड सैक आपको नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और मैट्रिक्स एक ऐसा एरिया है यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा एटीपी को स्टोर करता है। ठीक है, जब ऑक्सीसोम्स से एटीपी बन जाती है तो वो कहाँ स्टोर होती है, मैट्रिक्स में स्टोर होती है। मैट्रिक्स में ही इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है, दैट इज़ लाइक दिस। ठीक है, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल होता है इसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, दैट इज एमटी डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है और इसमें कई सारी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें कई सारी राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, खुद की राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। जनरली एक पर्टिकुलर सेल के लिए ये राइबोसोम्स जो हैं वो एक ही जगह पे बनती हैं, दैट इज़ इन द न्यूक्लियस, जो कि मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाने के टाइम पे बताया था। सो दीज आर 70S राइबोसोम्स। वाटर राइबोसोम्स वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी डिटेल में। 70S राइबोसोम क्या होता है, 80S राइबोसोम क्या होता है। अब इसके खुद के डीएनए होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट्स होती हैं, इसीलिए इसे हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो वाई इट इज़ नोन एज सेमी ऑटोनोमस, इसका खुद का डीएनए क्यों होता है, इसके पीछे एक थियरी है एंड दैट थियरी इज नोन एज एंडोसिम्बायोसिस थियरी। एंडोसिम्बायोसिस थियरी। ठीक है, ये जो एंडोसिम्बायोसिस थियरी है इसमें जनरली होता क्या है, पहले माना जाता था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कई साल पहले माना जाता था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था इट वाज ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें डीएनए स्कैटर्ड रहता है, नॉट एनवेलप्ड इन द न्यूक्लियस, राइट। तो ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इट वाज ए सिंपल जनरल इंडिविजुअल प्रोकैरियोट्स, लेकिन बाद में यूकैरियोट ने इसे एनगल्फ कर लिया था एंड दे बोथ स्टार्टेड गिविंग म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर, राइट। इसको बेनिफिट क्या मिला माइटोकॉन्ड्रिया को, उसमें कि जो सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल है, उससे इसको प्रोटेक्शन मिलता था, साथ के साथ में यूकैरियोटिक सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती थी। ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का सोर्स था, इसीलिए ये फिर बाद में उसी यूकैरियोटिक सेल का एक पार्ट हो गया एंड दैट पर्टिकुलर थियरी इज नोन एज एंडोसिम्बायोसिस theory, right. So this was all about the structure of the mitochondria. Now let us know the functions of mitochondria. What are the functions of mitochondria?
फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब है कि जब जब एनर्जी खर्च हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी बनाता है और साथ के साथ एनर्जी को स्टोर भी करता है, राइट। सो इट प्रोवाइड एनर्जी and store energy in form of ATP, right? Okay. Now इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम कि दूसरा फंक्शन इसका क्या है। इट इज़ द साइट फॉर क्रेब्स साइकिल, राइट। साइट फॉर क्रेब्स साइकिल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रेब्स साइकिल। आपने जब छोटी क्लासेस में रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स बताते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जनरली होता क्या है कि इट इज़ आल्सो हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब है जब हम किसी भी केमिकल एनर्जी को, राइट, जब हम किसी भी केमिकल एनर्जी को जो हम फूड से प्रोवाइड करते हैं, हमें फूड से मिलती है, व्हेन वी इनटेक एनी फूड एंड वी कंज्यूम द केमिकल एनर्जी, तो उस केमिकल एनर्जी को उस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसे एक पर्टिकुलर सेल यूटिलाइज कर सके, राइट। केमिकल एनर्जी को उस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसे एक पर्टिकुलर सेल यूटिलाइज कर सके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भी हेल्प करता है। Along with that, it also produce the site for Krebs cycle। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में और यू कैन से सेलुलर रेस्पिरेशन में जो सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे जनरली पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जब पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके ये जो F0 F1 पार्टिकल्स हैं इनके थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट हैपेंस इन क्रेब्स साइकिल। तो जनरली क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टेप आती है जिसके बाद ही ATP हमें मिलती है। उससे पहले जो है ये एक कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं जैसे कि NADH, राइट, NADH, NADP। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो कि किस में होते हैं, क्रेब्स साइकिल में, और वो स्टेप कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये साइट क्रेब्स साइकिल के लिए साइट भी फॉर्म करता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और फंक्शन, दैट इज इट हेल्प्स इन स्टोरिंग द कैल्शियम, सॉरी, ये क्या करता है, स्टोरिंग कैल्शियम, ठीक है। तो ये कैल्शियम को भी स्टोर करता है। दैट इज कैल्शियम को स्टोर क्यों करता है, क्योंकि जब कैल्शियम का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज एसिटाइल कोलिन, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, राइट, दैट इज अवर नर्व सेल। तो ये कैल्शियम क्या करते हैं, कैल्शियम जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने में हेल्प करते हैं, हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में बोन्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो कई सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें कैल्शियम का मेन रोल होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो स्टोर कैल्शियम व्हेन इट इज नीडेड, ठीक है, इट रिलीजेस कैल्शियम व्हेन इट इज नीडेड। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ mitochondria, and there is one more important function, that is it helps in the cell death,
डेथ। ठीक है, सेल डेथ में कैसे, जब भी कोई भी सेल ऑर्गेनल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है, डैमेज हो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइटोक्रोम सी रिलीज करता है। ठीक है, साइटोक्रोम सी इज ए कॉम्प्लेक्स एंड वो साइटोक्रोम सी एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसे हम कैस्पेस कहते हैं, और वो कैस्पेस एंजाइम जनरली एक पर्टिकुलर डैमेज्ड सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। तो उस तरीके से ये कहीं ना कहीं सेल डेथ में भी हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई मेक श्योर कि मैं आपके वो डाउट्स भी जल्दी ही क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।